तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों की हालचाल मजामा। मैं आपका भाई दुर्गेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन में। हमारे गणेश भाई का कहना है रवीश कुमार की थग लाइफ वीडियो बनाओ। ठीक है गणेश भाई, मैंने वीडियो बना दी, अब देखकर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि थग लाइफ है या कुछ और। अब हमारे राजा भैया का कहना है कि भाई मेरे कुछ दोस्तों का दिमाग एनडीटीवी वाले खराब कर चुके हैं। जितने भी भाई बहन हैं जिनके दोस्तों का दिमाग एनडीटीवी वाले खराब कर चुके हैं उन सभी के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी उनका दिमाग ठिकाने नहीं आता है तो उन्हें सख्त जरूरत है एक मेंटल हॉस्पिटल की। इस वीडियो को बनाने में मैंने जिन क्लिप्स का यूज किया है वो मैं पहले भी अपने पेट्रियट चैनल पर यूज कर चुका हूँ, तो शायद आपने कुछ क्लिप्स देखी हो। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है हमारे एक भाई हैं पॉलिटिकल कीड़ा नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है, उन्हीं ने सबसे ज्यादा रवीश कुमार को एक्सपोज कर रखा है। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। रवीश कुमार की वीडियो दिखाने से पहले आप लोग एक बार संबित पत्रा जी की ये लेटेस्ट क्लिप जरूर देख लीजिए। पार्टी के नेताओं के साथ है, सनी देओल के साथ उठते बैठते दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं। कौन है दीप सिद्धू? आपकी पार्टी के साथ क्यों उनकी तस्वीर है? चलिए मैं खुलासा करता हूं। चलिए आपने तस्वीरों की बात पूछी तो मैं भी दीप सिद्धू की तस्वीर लेके आया हूं। आप देखिए दीप सिद्धू के पीछे एक और आदमी भी दिखता होगा आपको। ये आदमी कौन है? मैं इसका फेसबुक प्रोफाइल दिखाता हूं, कैमरा पर्सन से कहूंगा नजदीक से दिखाएं। ये आदमी निखिल भल्ला है, आप इसका फेसबुक प्रोफाइल देखिए। ये निखिल भल्ला है, ये निखिल भल्ला कांग्रेस का कार्यकर्ता है और आपने जैसे पहले फोटो में देखा है कि वो दीप सिद्धू के साथ था और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लाल किला में वो गया था झंडा फहराने ट्रैक्टर के साथ। अब आप दीप सिद्धू को आप जो है निखिल भल्ला को राहुल गांधी के साथ भी देख सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार से निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ यहाँ मौजूद है। आप बताइए खुद राहुल गांधी के साथ यहाँ पे मौजूद है ये निखिल भल्ला। संबित पात्रा कहाँ है राहुल गांधी इस तस्वीर में? ओह स्वैप हो गया, सॉरी वो स्वैप हो गया था वो गलत से हमारे ऑफिस के पीछे में निखिल विद राहुल लिखा था। ये वाला है ये राहुल। देखिए राहुल गांधी और निखिल भल्ला देखिए आप, ये दोनों आप देख सकते हैं। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? मुझे चंडीगढ़ की उस लड़की का मैसेज अब भी याद है। वो प्राइम टाइम देख रही थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा। वो भारत के लोकतंत्र की शानदार नागरिक है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। 2015 की परीक्षा में अंतिम चरण के बाद 4000 सीटें कम कर दी गई थी, ऐसा छात्रों का कहना है। रेल मंत्री को देखना चाहिए कि उम्र सीमा में 2 साल की कटौती करने से नौजवानों पर क्या असर पड़ता है। यह समस्या तमाम सांसदों को भी रेल मंत्री के पास रखनी चाहिए। कोचिंग चलाने वाले भी कह रहे हैं कि रेलवे की जो भर्ती निकली है उसमें अधिकतम उम्र सीमा 30 से घटाकर 28 जो की गई है वो गलत हुआ है। चुनाव करीब हैं हरियाणा में, इसलिए 24 जून को इसी साल फॉर्म निकलता है। 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जाते हैं। 14 सितंबर को एडमिट कार्ड मिल जाता है और 21, 22, 23 सितंबर जो गुजरा परीक्षा होती है सुपर फास्ट रफ्तार से। इस परीक्षा के लिए अलग अलग सामाजिक श्रेणी के 17 साल से लेकर 42 साल के युवाओं को शामिल किया गया। सारे वोटर आ जाएं इसमें, 60 साल वालों को भी दे देना। बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सुनना पड़ेगा उनकी ज्यादातर बातें। तरीका भले ही गलत हो सकता है, तेवर भले गलत हो सकता है, पर ज्यादातर बातें जो ट्विटर पर हमें गालियां दे रहे हैं, फेसबुक पे ठीक बोल रहे हैं वो लोग। जो ट्विटर पर हमें गालियां दे रहे हैं फेसबुक पे ठीक बोल रहे हैं वो लोग। 2013 तक इस तरह से चीजें नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब कुछ उनके अनुकूल हुआ है, सत्ता मिली है और बहुमत इतना प्रचंड है कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह का खतरा नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लोग हम जैसे लोगों को गालियां देने लगे हैं और हम बहुत आलोचनात्मक हो जाते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये जिंदगी बदल दी। रवीश कुमार, क्या रफाल लड़ाकू विमान की खरीद में घोटाला हुआ है? इस बारे में आज यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण और अरुण शौरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फ्रांस की कंपनी डासो एविएशन से खरीदे जाने वाले रफाल लड़ाकू विमान को लेकर फिर से अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा होलंद ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे रफाल मामले में तूफान मच सकता है। रफाल विमान को लेकर फ्रांस से फिर एक खबर आई है जिस मीडिया पार्ट वेबसाइट ने 21 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा होलंद का एक बयान छापा था। हमने प्राइम टाइम के शुरू में बताया भी था कि अजय शुक्ला बिजनेस स्टैंडर्ड में इन्होंने हाल ही में 3 किश्तों में रफाल विमान के कीमतों को लेकर और उसकी शर्तों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रफाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले को बीजेपी अलग तरीके से पढ़ रही है और कांग्रेस अपने तरीके से बता रही है। रफाल विमान को खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक टीम बनाई गई थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।
रफाल मामले की कहानी 360 डिग्री घूमकर फिर से वहीं पहुंच गई है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज गजब हो गया। रफाल पर सीएजी की रिपोर्ट तो आई, मगर सार्वजनिक होकर भी गोपनीय नजर आई। सब चाहते हैं कि उनकी आवाज उठे, लेकिन उनसे कह दीजिए चाहने वालों से कि दूसरे की आवाज उठाइए, आवाज नहीं आती है। इसलिए निसंदेह रफाल का आना बड़ी घटना है, मगर आने का कवरेज इस तरह से ना हो कि सुबह से टीवी पर वो आता ही रहे। एक दिन पहले से आता रहे, पैनलों में लोग वही बातें कहते रहें, और जिन जगहों पर आम जनता की खबरें होनी चाहिए, उन जगहों पर इन बातों से उन जगहों को भर दिया जाए। हिंदुओं का पलायन आज से नहीं हो रहा। वो क्यों पाकिस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? क्या हिंदुओं के अलावा बाकी अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध, ईसाई भी कट्टरपंथी ताकतों और वहां की सरकार की उपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं? यानी सिर्फ 3 पड़ोसी देशों से प्रताड़ना, यातना के शिकार हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध को भारत नागरिकता देगा पास होने पर। इसमें एक मजहब का नाम नहीं है, मुसलमान, इस्लाम। सिंध बलूचिस्तान प्रांत में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। वहीं के हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? वहां की लड़कियों को क्यों अगवा किया जा रहा है? यह रुक क्यों नहीं रहा है? क्या यह मजहब की समस्या है या मानवाधिकार की? क्या दोनों को इतनी आसानी से अलग कर सकते हैं? जो बिल लाया गया है उसका आधार सिर्फ प्रताड़ना है, यातना है, तो सिर्फ एक धर्म पर चुप्पी क्यों है? अगर सिर्फ मजहब आधार है तो फिर यातना और प्रताड़ना का सहारा क्यों लिया जा रहा है? बात करते हैं प्राइम टाइम में कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी जाए और भारत इसमें पहल करे। 2005 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए ये लोग भारत आए और यहाँ की नागरिकता मिलने की आस में दस्तावेज लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की दुकानदारी सिर्फ टीवी की बहसों के लिए है। जब किसान मरता है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, तो वो हिंदू नहीं रह जाता, ना ही मुसलमान रह जाता है। जब नागरिकता देने का पहले से प्रावधान है और दी जा रही है, तो क्या यह सवाल अब पूछे जाने का कोई मतलब है कि इस कानून की जरूरत क्या थी? कि वहां की नाइंसाफियां जो झेल कर आप यहां आए, तो यहां क्या आपको इंसाफ मिला? जो ये देश तो ये भी देख लेंगे, इस पे बात कर लेंगे। बात कांग्रेस सरकार की नहीं है, बात है कि जिन सरकारों, यहां बहुत सारी सरकारें अब बदल चुकी हैं, ठीक है। ये सुविधा के हिसाब से आप चयन ना करें, आप कांग्रेस का भी नाम ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी, तब कौन सा आपके लिए राम राज आ गया था, वो भी जरा बताइएगा। मारो मुझे मारो। साल नहीं गुजरता है जब यहां अप्रैल से लेकर जून के बीच बच्चों की मौत की खबरें नहीं आती हैं। भावुक होने के लिए मीडिया 2012 में भी भावुक हुआ होगा, 2014 में भी हुआ होगा और 2019 में तो हो ही रहा होगा। मुजफ्फरपुर जिले में मौत से जुड़े जो कारण सामने आ रहे हैं, वो एक ऐसा विषय है, अगर 100 बच्चों की मौत ना हुई होती तो आपका यही मीडिया उस पर 30 सेकंड की भी खबर ना दिखाता। जब भी कोई सरकार का दिखे, गाना चालू कर दीजिए, डांस चालू कर दीजिए। गाने के अमृत बोल हैं, रंभा हो संभा हो, मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी, रंभा हो संभा हो। मारो मुझे मारो। बजाज ने सिर्फ भय के माहौल को लेकर लोग उसको बड़ा बना रहे हैं, लेकिन देखिए वो कह क्या रहे हैं। वो एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो आज के पत्रकार अमित शाह से शायद ही कर पाएं। गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहने को लेकर, साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने को लेकर सवाल कर दिया राहुल बजाज ने। सामने अमित शाह बैठे थे। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के मन की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नाथूराम गोडसे पर दिए बयान के लिए माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आती है, तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी? नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। ये हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। नेपाल के राजदूत को यूपी के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी कि उनके नागरिक का सर मुड़वाकर उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगवाए गए और जय श्री राम लिख दिया गया। ये आप वीडियो रिपोर्ट देखिए। लौट कर आते हैं तो असम की बात करते हैं। नेपाल को कत्ती मान्छे विदेश गए कमाउनु खानको लागि। वाराणसी पुलिस द्वारा कल 4 व्यक्ति और आज 2, कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में अरुण पाठक नाम का एक व्यक्ति मुख्य रूप से सामने निकल करके आया है। आज हमारा संपर्क इस वीडियो में दिखाए जा रहे व्यक्ति से भी हुआ। ये व्यक्ति यहीं पर रहते हैं
जल संस्थान की सरकारी कॉलोनी में इनका आवास है। इनके पिता और माता जल संस्थान में सरकारी पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में इनके भाई जल संस्थान में कार्यरत हैं। ये व्यक्ति यहीं के रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनका आधार कार्ड भी है। इनका जन्म यहीं वाराणसी में हुआ और इस पूरे वीडियो को बनवाने के एवज में इन्हें 1000 रुपए की धनराशि भी प्राप्त हुई। सेकंड यार मजाक हो रहा है। जब मैं नया नया रिपोर्टर बनकर आया था तो सब कुछ राजदीप के सामने 5 मिनट के लिए खड़ा भी हो जाता था तो आधे समय तो पांव कांपते रहते थे। तो ये मेरा भी इम्तिहान था। इस तनाव से मैं घर से जब यहाँ तक आया तो मैं इतने तनाव से था कि मैं राजदीप सरदेसाई का कैसे इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो वो कैसे किया, जो चेला था अपने गुरु का इंटरव्यू कैसे किया, इस पे भी इस किताब के साथ साथ आप रेटिंग दीजिएगा। ये मुश्किल होता है कि उस बराबरी का स्तर हासिल कर लेना पत्रकारिता में जिससे आपने सीखा हो और उसी तरह से आप सवाल कर रहे हैं। कितना बख्शा या नहीं बख्शा ये अलग चीजें होती हैं। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है। मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूँ। मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो सांची राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए यह सब किया गया। बलात्कार मामलों में रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम पहचान संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस आदेश का अमल भी बेमानी हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया में हैदराबाद की महिला का नाम, तस्वीर और धर्म सब चल रहा है। ये मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। ये चुनाव बहुत खतरनाक है और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता। हाँ, जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने, कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए। उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। रोहित भाई, आपके एग्जिट पोल से ईसीआई से काला स्क्रीन वाले पत्रकार बहुत गुस्से में। भाई साहब वैसा है, वो तो वैसे भी गुस्से में रहते हैं, समझ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे। हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहां बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना है मुझे जाके। तो भाई साहब, कुछ लोगों के साथ क्या है ना, दिक्कत है। अब उन पे ज्यादा कमेंट करने का मतलब है कि आप अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने वैल्यूज को संभाल कर रखना। और हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में है। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। वो मोटरसाइकिल जो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी और जिस पर धमाके हुए, वो बात कहां चली गई? इसी आधार पर आरोप लगा है। साध्वी का कहना था कि उनकी गाड़ी 2 साल से सहकर्मी इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उनका कोई रोल नहीं है। एजेंसी की दलील थी कि सहकर्मी आपके साथ काम कर रहा था। गाड़ी यहां तक आई है, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग हैं जिनकी हत्या हो गई है, इसलिए पहुंचना मुश्किल है। इन सब बातों पर विस्तार से तभी ठीक से बात करना चाहिए जब चार्जशीट की एक-एक बात पढ़ ली जाए और आपके सामने रखने योग्य हो। 10 से 11 अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। उस मामले में डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे।
2 साल बाद उनके खिलाफ बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट भी 90 दिनों के भीतर आनी थी, लेकिन अब आई है, तो उन्हें भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से बरी कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि डॉक्टर कफील खान ने समय पर ही सीनियर को बता दिया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बेशक उन पर 2016 के पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप सही पाया गया है, जिसे खुद डॉक्टर कफील खान ने कबूल किया था, बताया था। यूपी सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उन्हें सभी आरोपों से बरी नहीं किया गया है, लेकिन उसी रिलीज में सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से बरी कर दिया गया है। भारत में यह सब कितना आसान है, किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए और कहिए कि आप न्यायालय में भरोसा रखिए, इंसाफ में भरोसा रखिए, कोर्ट में जाइए। मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।